Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. And in this lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 147 पढ़ा दिए हैं. आज हम सेक्शन 148 वाले प्रावधान चालू करेंगे, मतलब 148 से आगे आगे जितने भी प्रावधान है वो चालू करेंगे. ठीक है, एक सेकंड रुकिए. हाँ, तो सेक्शन 148 के बाद वाले प्रावधान हम चालू करेंगे. ठीक है, जो कि आज हम नया चैप्टर 11 ऑफ द BNSS चालू करने वाले हैं, जो कि बताता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी की मेंटेनेंस कैसे कराई जाएगी. मतलब अगर पब्लिक ऑर्डर मतलब जनता जनार्दन में कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब वो बिगड़े पड़े हैं, मतलब उन्होंने हा हुड़दंग मचा रखा है, तो उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी पब्लिक ऑर्डर की. एंड ट्रांक्विलिटी, और वो ही हालात कैसे वापस लाए जाएंगे जो कि पहले थे. ठीक है, जो कि पहले थे. एक सेकंड रुकिए. हाँ, जो कि पहले हालात थे. ठीक है, अब हम इसमें चैप्टर 11 में हम सेक्शन 148 टू सेक्शन 167 पढ़ेंगे. ठीक है, और जो कि हमारे कितने पार्ट्स में है. इसमें ए पार्ट तो कहता है अनलॉफुल असेंबली. ठीक है, इसमें फिर बी पार्ट कहता है पब्लिक न्यूसेंसेस. फिर इसमें आगे देखता हूँ कोई पार्ट है क्या. फिर इसमें सी पार्ट कहता है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर. ठीक है, अब डी पार्ट कहता है डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, डी पार्ट हो गया. हाँ, तो हमारे चैप्टर 11 में, जो कि हमारा चैप्टर 11 है BNSS का, उसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं. उसमें टोटल ए, ठीक है, ABCD पार्ट्स हैं. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हमारा विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेक्शन 148 से हम पढ़ेंगे. देखिए, जो कि कहता है डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स. ठीक है, तो अब वैसे कि ये वाले जो प्रावधान है ज्यादातर DM एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह के लिए उपयोग में आते हैं, तो जो UPSC वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए ज्यादातर उपयोग में आते हैं. ये हमारे जुडिशरी के लिए मतलब के लिए इनमें कम क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, पर हमें पता न होना चाहिए कि भाई ये बड़े बड़े अफसर अगर कोई हाव उड़दंग हो जाता है शहर में तो कैसे, तो क्या इनके पास पावर है और क्या इनके पास पावर नहीं है. अब देखिए, हम पढ़ेंगे सेक्शन 148 डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स. सब सेक्शन 1 एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है, कार्यपालिका का सदस्य होता है. और कार्यपालिका का सदस्य क्या होता है, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, मतलब जो कि ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं जिले का. ठीक है भाई, जो यूनियन लेवल पर UPSC के थ्रू जो आते हैं वो IAS अधिकारी होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के व्यक्ति होते हैं. और जो भाई ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो व्यक्ति होते हैं, इनको हम ये जो SSC जो मतलब HSC जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है पर हर राज्य का, वो इनको पेपर देते हैं. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 148 का सबसेक्शन 1, जो कि बोलता है एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और कोई भी एक SHO पुलिस थाने का, और इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इंचार्ज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर. तो अब बता दिया कि ऑफिसर इंचार्ज की अनुपस्थिति है तो कोई भी ऑफिसर, अब कोई भी पुलिस अधिकारी जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब सब इंस्पेक्टर तो होना ही होना चाहिए. अब देखिए, मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली. तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन क्या कमांड करेंगे, सीधा कमांड क्या करेंगे, मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली, किसी भी अनलॉफुल असेंबली को, जो एक सभा अनलॉफुल गैर कानूनी है उसको कमांड करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. क्या करेंगे, और एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस लाइकली टू कॉज अ डिस्टर्बेंस ऑफ अ पब्लिक पीस. या कोई और सभा है और उस सभा में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को यह 100% चांसेस लगते हैं कि जो ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति की सभा है ना, ठीक है, ये अनलॉफुल तो नहीं है पर ये सभा है, पर ये सभा क्या कर सकती है, लाइकली टू कॉज अ डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस, की ये शांति भंग करने के लिए कुछ कार्य कर सकती है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की सभा. ठीक है, असेंबली को हम सभा बोलते हैं, सभा. ठीक है, और देखिए टू डिस्पर्स, तो क्या कमांड देंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन साहब, टू डिस्पर्स की अलग अलग हो जाओ और अपने घर को चले जाओ. अब देखिए,
and it shall thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly। और जैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने कमांड दी कि डिस्पर्स हो जाओ, अपनी इस अनलॉफुल असेंबली को, गैर कानूनी सभा को अलग अलग कर लो, खुद को अलग अलग कर लो, या पांच से अधिक वो एक कोई व्यक्ति थे जो कि अनलॉफुल असेंबली तो नहीं कर रहे थे, पर वो एक असेंबल हुए पड़े थे, उनकी सभा थी, तो लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस। अगर मजिस्ट्रेट साहब को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को लगता है कि ये क्या करने वाले हैं, ये शांति भंग करने वाले हैं, तो उनको डिस्पर्स की कमांड दे दी जाएगी। सीधी कमांड दी है, मतलब कमांड क्या होता है कि भाई सीधा का सीधा एक बोल बोले हैं कि ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने यह बोला है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने यह बोला है। तो अब देखिए, अब लेटर पार्ट में, हमारे सबसेक्शन 1 के लेटर पार्ट में क्या बोला है, एंड इट शैल देयरअपॉन बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच असेंबली टू डिस्पर्स अकॉर्डिंगली। अब वो कमांड जैसे ही उन सभा वाले व्यक्तियों ने, असेंबली वाले व्यक्तियों ने सुनी, तो तुरंत ही यह उनका दायित्व है, ड्यूटी है उन व्यक्तियों की जो अनलॉफुल असेंबली इकट्ठा करे बैठे हैं, कि अब वो कमांड उन्होंने सुनी और वो अपने को उस असेंबली से, उस सभा से अलग कर लें, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 148 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2। इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड, अगर कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने एक अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स होने का कमांड कर दिया था, तो वही कह रहा है, इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड, अगर की कमांड करा है कि डिस्पर्स हो जाओ, एनी सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, और जिस असेंबली को कमांड मिली थी कि डिस्पर्स हो जाओ, वो डिस्पर्स नहीं होती, तो अब देखिए क्या होगा, और इफ विदाउट बीइंग सो कमांडेड इट कंडक्ट्स इटसेल्फ इन सच अ मैनर एज टू शो अ डिटरमिनेशन नॉट टू डिस्पर्स, या फिर बिना कमांड मिले हुए ही एक असेंबली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को यह प्रतीत होती है कि ये हमारी बात नहीं मानने वाले, ठीक है, इट कंडक्ट्स इटसेल्फ, वो अपना व्यवहार वो अपना असेंबली, वो अपना व्यवहार ऐसा बना लेती है, कैसा, इन सच अ मैनर एज टू शो अ डिटरमिनेशन नॉट टू डिस्पर्स, कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को एक डिटरमिनेशन, एक नतीजा मिल जाता है, एक कंक्लूजन से निकाल लेते हैं कि उसने अभी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने अभी कोई कमांड नहीं दी है, पर वो एक कंक्लूजन निकाल लेते कि मैं कमांड दूंगा ना तब भी ये डिस्पर्स नहीं होंगी। तो अब देखिए क्या होगा, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रेफर टू इन सबसेक्शन 1, तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई भी जो कि पुलिस ऑफिसर था, जो कि पुलिस ऑफिसर सबसेक्शन 1 में रेफर किया था, मतलब एसएचओ, या फिर एसएचओ नहीं है तो एसआई, सब इंस्पेक्टर। तो अब देखिए क्या होगा, मे प्रोसीड टू डिस्पर्स असेंबली बाय फोर्स, तो अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस असेंबली को अब अपने बाहुबल से डिस्पर्स कर देंगे, उस सभा को अपने बाहुबल से, फोर्स, कुछ जोर धक्का कर अब उसको डिस्पर्स कर देंगे उस असेंबली को। अब देखिए, एंड मे रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एनी पर्सन, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और वो पुलिस ऑफिसर जो सबसेक्शन 1 में मेंशन था, एक असेंबली को डिस्पर्स करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति का असिस्टेंट, मदद मांग सकता है, ठीक है। तो क्या प्राइवेट व्यक्ति की भी मांग सकता है? ऑब्वियसली प्राइवेट व्यक्ति की भी मदद मांग सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक गैर कानूनी सभा को डिस्पर्स करवाने के लिए। अब देखिए, नॉट बीइंग एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और ये साफ साफ हमारे लेजिस्लेचर ने लिख दिया है कि जिस व्यक्ति की मदद मांगी जाएगी तो वो व्यक्ति बेशक से आर्म्ड फोर्सेस, मतलब फौज का व्यक्ति ना हो, और वो व्यक्ति कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी ना हो, तब भी एक प्राइवेट व्यक्ति की मदद मांगी जाएगी। अब देखिए, एंड एक्टिंग एज सच फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पेंसिंग सच असेंबली एंड इफ नेसेसरी अरेस्टिंग एंड कन्फाइनिंग द पर्सन हु फॉर्म पार्ट ऑफ इट, और ज्यादा से ज्यादा अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक असेंबली, गैर कानूनी सभा इकट्ठी हुई पड़ी थी, तो उसमें जितने भी व्यक्ति थे उनको डिस्पर्स होने की कमांड दे दी थी, या बिना कमांड दे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन समझ गए कि ये अलग होने वाली नहीं है सभा, ये सभा डिस्पर्स होने वाली नहीं है, तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार करके उनको हिरासत में ले लिया जाएगा और उनको जेल में बंद भी कर दिया जाएगा। अब देखिए, इन ऑर्डर टू डिस्पर्स असेंबली और दैट दे मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, और अरेस्ट और डिटेंशन, अरेस्ट और कन्फाइन के मतलब हिरासत में लिया, तो उन गैर कानूनी सभा वाले व्यक्ति को डिस्पर्स होने के लिए बोला था, पर वो डिस्पर्स नहीं हुए, वो उल्टा मुकाबला कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का, ठीक है। तो अब उनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा, मतलब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, साथ ही साथ गिरफ्तार करके उनको कन्फाइन, हिरासत में रख लिया जाएगा। सिर्फ किस चीज के लिए?
दे मे बी पनिश अकॉर्डिंग टू लॉ, कि वो व्यक्ति जो अनलॉफुल असेंबली कर रहे थे उनको कानून के तहत सजा दिलाई जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 148 जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 149। ठीक है, पर इससे पहले हम सेक्शन 148 में दो तीन चीजें मार्क कर लेंगे। क्या मार्क कर लेंगे हम इसमें? बस ये एसआई मार्क कर लेंगे, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मार्क कर लेंगे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मार्क कर लेंगे, ठीक है, एब्सेंस मार्क कर लेंगे, और वो क्या करने वाले हैं? डिस्टरबेंस ऑफ पब्लिक पीस, ठीक है, डिटर्मिनेशन मार्क कर लेंगे, ठीक है, अरेस्ट एंड कन्फाइन मार्क कर लेंगे, ठीक है, और पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ मार्क कर लेंगे। तो हमारे सेक्शन 148 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सारी मार्किंग हो गई। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 149 ऑफ द BNSS। तो मैं इसको भाई माइक को बार बार इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वीडियो बनाई थी। तो मैंने वो 1 घंटे 5 मिनट की वीडियो बनाई थी। तो उसमें क्या हुआ, 45 मिनट के बाद इसकी बैटरी डाउन डेड हो गई इस माइक्रोफोन की, और 15 मिनट की आवाज उस वीडियो में नहीं आई। तो हालांकि मैंने सेक्शन 96 टू सेक्शन 103 आज पढ़ाए थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, पर ओनली सेक्शन 96 टू सेक्शन 100 तक की आवाज रिकॉर्ड हो पाई थी। तो 15 मिनट में जो सेक्शन 101, 102, 103 थे ना, उसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो इसलिए मैंने इसको बार बार चेक कर रहा हूँ। तो इसमें जो रेड लाइट है ना, जो इसमें रेड लाइट है भाई, वो अगर वो पता लग जाता, अगर वो रेड लाइट नहीं इसमें ग्लो कर रही है तो मतलब ये डेड हो गया। तो मैंने अभी इसको चार्जिंग पे लगाया था 2-3 घंटे, अभी अच्छा चार्ज है। तो फिर भी लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि भाई कभी हो ना जाए, तो देख लेता हूँ बार बार। चलो तो अब ये हो गया हमारा सेक्शन 148 हो गया है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 149 ऑफ द BNSS जो कि बताता है यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। अब इस्तेमाल किया जाएगा फौजियों का, कि फौजी आकर अब फोर्स यूज करेंगे और एक गैर कानूनी सभा को डिस्पर्स कर देंगे, मतलब तितर बितर कर देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 149 का सबसेक्शन 1 जो कि बताता है इफ एनी असेंबली रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 कैन नॉट अदरवाइज बी डिस्पर्स। जो एक सभा, जो एक गैर कानूनी सभा या फिर एक नॉर्मल सभा जो कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने करी हुई है, जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 में रेफर्ड है, संदर्भित है, उसको डिस्पर्स करने के ऑर्डर दिए थे पर वो डिस्पर्स नहीं हुई। तो अब देखिए, एंड इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी दैट इट शुड बी डिस्पर्स, और ये बहुत जरूरी हो गया है पब्लिक सिक्योरिटी मतलब जनता जनार्दन की रक्षा के लिए कि इस गैर कानूनी सभा को डिस्पर्स करवाया जाए। अब डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर, मतलब इन व्यक्तियों को अलग अलग करवाया जाए। ठीक है, अब देखिए द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड बाय हिम। तो अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पर वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसको अथॉरिटी दी हुई है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हु इज प्रेजेंट मे कॉज इट टू बी डिस्पर्स बाय द आर्म्ड फोर्सेज। तो या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस जगह पर उपस्थित है जहां पर एक अनलॉफुल असेंबली हो रही है और वहां कमांड दी गई है, पर वो अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स नहीं हो रही है। तो अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर कर देंगे, मे कॉज इट टू बी डिस्पर्स बाय द आर्म्ड फोर्सेज, की अब आर्म्ड फोर्सेज, फौजी लोग आकर इस गैर कानूनी सभा को तितर बितर कर देंगे, डिस्पर्स कर देंगे। या फिर अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है एक जगह पर जहां पर अनलॉफुल असेंबली हो रही है, तो और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अथॉरिटी दे रखी है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी फौज के द्वारा उस अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर मतलब डिस्पर्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेक्शन 149 के सबसेक्शन में यही 1 में यही पढ़ा कि डीएम है और इसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है ऑथराइज्ड बाय हिम। तो यही आर्म्ड फोर्सेज को ऑर्डर कर देंगे कि इस अनलॉफुल असेंबली को मतलब हटा दिया जाए। ठीक है, तितर बितर कर दिया जाए। तो हम इसमें मार्क कर लेंगे, और इसमें रीजन क्या है, नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, यही इसमें मेन रीजन है, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए ही आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हम इसमें डीएम मार्क कर लेंगे और अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मार्क कर लेंगे, ऑथराइज्ड बाय हिम को जरूर मार्क करेंगे। ठीक है, हु इज प्रेजेंट में कॉजिंग आर्म फोर्सेस, और आर्म फोर्सेस फौजी लोग क्यों आ रहे हैं, बस एक गैर कानूनी सभा को तितर बितर करने, डिस्पर्स करने, क्योंकि पब्लिक सिक्योरिटी पर बात बनाई है। ठीक है, तो इसलिए आर्म फोर्सेस आ रही है। तो हम पब्लिक सिक्योरिटी को स्पेशली लिख भी लेंगे आर्म फोर्सेस के साइड में। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेक्शन 149 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2 जो कि बताता है सच मैजिस्ट्रेट में रिक्वायर एनी ऑफिसर इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेस
टू डिस्पर्स द असेंबली विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अंडर हिज कमांड। तो अब वो जो मैजिस्ट्रेट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि ऑथराइज्ड है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा, तो अब वो मैजिस्ट्रेट साहब क्या बोलेंगे, तो जो उन आर्म्ड फोर्सेस का जो कमांडर है उसको बोलेंगे कि इस गैर कानूनी सभा को डिस्पर्स कर दीजिए, मतलब इनको तितर बितर कर दीजिए। एंड टू अरेस्ट एंड कन्फाइन सच पर्सन्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट एज द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट। और अब तो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट निर्देशित करेंगे आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर को, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर को, जो अधिकारी उस आर्म्ड फोर्सेस की कमांड संभाल रहा है उसको, कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट या फिर अरेस्ट करके हिरासत में रख लो, तो वो आर्म्ड फोर्सेस ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें बस ओनली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लिखा गया है, पर इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंप्लाइड है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो भाई कमांड कर ही सकते हैं ऑफिसर, उस वाले ऑफिसर को जो कि आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर है, ठीक है। तो हम इसमें लिख लेंगे डीएम इंप्लाइड, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या होगा, अब आगे देखिए क्या होगा, और एज इट मे बी नेसेसरी टू अरेस्ट एंड कन्फाइन इन ऑर्डर टू डिस्पर्स द असेंबली और टू हैव देम पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। और आर्म्ड फोर्सेस अब उन व्यक्तियों को जो गैर कानूनी सभा में हिस्सा बने हुए हैं उनको गिरफ्तार क्यों कर रही है, डीएम के और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के आदेश पर, क्योंकि जो व्यक्ति गैर कानूनी सभा मतलब में थे, जो कि पब्लिक सिक्योरिटी को भंग करने वाले थे, खतरे में डालने वाले थे, बस उनको कानून के तहत सजा दिलाई जाए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 149 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3 जो कि बताता है एवरी सच ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शैल ओबे सच रिक्विजिशन इन सच मैनर एज ही थिंक्स फिट। तो अब जो भी अधिकारी है, जो अधिकारी कौन सा, उस आर्म्ड फोर्सेस का अधिकारी जो कि पूरे बटालियन को, ठीक है, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो भी कमांड ही देंगे, और ऑब्वियसली वो भी कमांडर ही बन जाएंगे कि भाई वो कमांड दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डीएम साहब फौजियों को कमांड दे रहे हैं कि इस गैर कानूनी सभा को तितर बितर कर दो, हर व्यक्ति को अलग अलग कर दो, ये हल्ला मचाने वाले हैं। तो अब क्या हो रहा है सीधा सीधा, तो वो भी कमांडर ही बन गए हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब और डीएम साहब, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 3 में क्या कह रहा है, एवरी सच ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शैल ओबे। तो हर एक वो अधिकारी जो फौज का अधिकारी है, ठीक है, वो ओबे करेगा, और शैल मैंडेटरी मतलब फौजियों को भी ओबे करना पड़ेगा, किसका ऑर्डर, डीएम साहब का और एग्जीक्यूटिव साहब का, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर, क्या करवाने के लिए, सच रिक्वेजिशन इन सच मैनर एज ही थिंक्स फिट। जो भी अधिकारी है फौज का, और वो उसको बोला है डीएम साहब ने, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने, कि इस अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर कर दो, अलग अलग कर दो हर व्यक्तियों को। तो अब जैसा उन्हें उचित लगता है उस हिसाब से उस रिक्वेजिशन को वो मानेंगे, ठीक है। बट इन सो डूइंग ही शैल यूज अ लिटिल फोर्स। तो अब जो अधिकारी है आर्म्ड फोर्सेस के, वो ऐसा करने पर, डिस्पर्स करवाने में एक अनलॉफुल असेंबली को लिटिल फोर्स मतलब थोड़ा बहुत जोर लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत जोर मतलब लाठी डंडे मार सकते हैं। एंड टू एज लिटिल इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। और जो अनलॉफुल असेंबली में जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ी बहुत इंजरी, चोट भी दे सकते हैं, या उनकी कोई संपत्ति को चोट दे सकते हैं वो फौज के व्यक्ति। एज मे बी कंसिस्टेंट विद डिस्पर्सिंग द असेंबली एंड अरेस्टिंग एंड डिटेनिंग सच पर्सन। और सिर्फ लिटिल फोर्स का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, और या तो इंजरी हो रही है एक बॉडी या प्रॉपर्टी पर, एक पर्सन पर या प्रॉपर्टी पर, सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो इंजरी जो हो रही है ना वो कंसिस्टेंट है, मतलब मिलती जुलती सी है, किसके द्वारा, विद डिस्पर्सिंग द असेंबली। भाई मिलती जुलती क्यों है भाई, एक चोट, एक अनलॉफुल असेंबली के एक मेंबर को चोट लगी और एक आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर ने मारी, ऑफिसर ने मारी, उसको डंडा मारा, तो अब भाई तो ऑब्वियसली एक उसको ऑर्डर मिले थे, उसको कमांड दी गई थी डीएम साहब के द्वारा या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कि भाई आप लिटिल फोर्स यूज करो और इनको गिरफ्तार करो और इनको हम हिरासत में लेंगे और इनको क्या करेंगे, कानून के तहत पनिशमेंट दिलाएंगे। तो वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, उनको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो हम सबसेक्शन 3 में बस लिटिल फोर्स को अंडरलाइन कर लेते हैं और शैल को अंडरलाइन कर लेते हैं कि मानना ही पड़ेगा। अगर डीएम साहब ने और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने एक फौजी बंदे को बोला है कि आप जाइए, ठीक है, अपने पूरी बटालियन को लेके जाइए या 5-7 फौजियों को लेके जाइए, ठीक है, और इस अनलॉफुल असेंबली को, जो ये सभा दिख रही है ना, जो गैर कानूनी सभा है, इसको तितर बितर कर दीजिए, हर व्यक्ति को अलग कर दीजिए ताकि ये
पब्लिक सिक्योरिटी पर खतरा ना बन पाए। तो वो फौजी जो जाएंगे डिस्पर्स करवाने, वो थोड़े बहुत डंडे डंडे थप्पड़ चट्टू मार सकते हैं, उनको पूरी प्रोटेक्शन है। और लेकिन वो थप्पड़ चट्टू जो उन्होंने मारा है ना, तो अनलॉफुल असेंबली को रुकवाने के लिए मारा है। और वो बात कि भाई एक फौजियों को भेजा था, तो ये बात अनलॉफुल असेंबली से मिलती जुलती होनी चाहिए। अब भेजा तो था अनलॉफुल असेंबली वाले व्यक्तियों को डिस्पर्स करवाने के लिए, पर जो फौजी हैं वो मार रहे हैं किसको, अंदर जाके दुकान वालों को। अब दुकान वाले मान के चलिए सदर बाजार गुड़गांव में कोई अनलॉफुल असेंबली हो रही है, अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को या डीएम साहब को पता लग जाता है कि भाई सदर बाजार गुड़गांव में एक सभा चल रही है जो कि गैर कानूनी है, और अगर नहीं रुकवाई गई ना जल्दी से जल्द, तो क्या होगा, पब्लिक सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं फौजियों को ले आते हैं भाई, हर जिले में कम से कम 300-400 फौजी हर टाइम रेडी रहते हैं आने के लिए, ठीक है। मतलब उनको स्पेशली रखा जाता है कि कोई भी ऐसा हो जाए काम, जहां भी जरूरत पड़ जाए आप जाइए। तो डीएम साहब तुरंत फौजियों को बुला लेते हैं। फौजी क्या करते हैं, फौजी जहां अनलॉफुल असेंबली होती है वहां चले तो जाते, पर अनलॉफुल असेंबली वाले लोगों को नहीं मारते, वो सदर बाजार में जितने भी दुकान वाले जो उनको दिखते हैं ना, उनको मारते हैं अंदर दुकानों में जा जाकर। तो क्या ये चीज कंसिस्टेंट है? तो ये तो इनकंसिस्टेंट है, तो इनकी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी भाई। लिटिल फोर्स यूज करना है उन मेंबर्स के ऊपर जो कि अनलॉफुल असेंबली के सदस्य हैं, उनके ऊपर, ठीक है, तभी करेगा। तो ये होता है हमारा सेक्शन 149 का सब सेक्शन 3, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 150 ऑफ द BNSS, जो कि बताता है, क्या बताता है एक बार मैं पानी पी लेता हूं। सेक्शन 150 ऑफ द BNSS हम पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड रुकिए। अरे भाई बहुत चीजें देखनी पड़ती है। अब है ना, ये जो माइक्रोफोन है इसका एक कनेक्टर इस मेरे आईफोन में कनेक्टेड है, तो उसके अंदर भी लाइट है, ठीक है। क्या अब मैं इसको पहली बार यूज कर रहा हूँ आज, ठीक है। वैसे तो मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता था, तो जो मेरा फोन रिकॉर्ड करता था ना, वो आवाज रिकॉर्ड हो जाती थी। तो मेरे को कुछ दिन पहले ये लगा कि भाई मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ तो कहीं मेरा गला ही ना फट जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक माइक्रोफोन मंगाया जाए और उसमें से फिर आराम आराम से पढ़ाया जाए लोगों को, ठीक है, ताकि भाई मेरे गले के लिए भी ये सेफ रहे और मैं लंबे टाइम तक पढ़ाने की हिम्मत कर सकूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है। तो मैं प्रिकॉशंस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 15-20 मिनट की पढ़ाई हुई वीडियो मेरी एक खराब हो चुकी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, ठीक है। तो इसलिए मैंने उठा के देखा था कि इस कनेक्टर में भी लाइट ऑन है ना, तो वही देखा था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 151 ऑफ दी सॉरी अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 150 ऑफ दी BNSS, जो कि बोलता है पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। अब शक्ति है उन अधिकारियों की जो कि अधिकारी हैं आर्म्ड फोर्सेस के, ठीक है, फौज के, कि वो भी डिस्पर्स कर सकते हैं एक सभा को, ठीक है। तो 149 में कमांडर कौन बन जा रहा था? कमांडर तो डीएम साहब या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ही बन जा रहे थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब जो अधिकारी हैं आर्म्ड फोर्सेस के, फौज के, वो भी एक असेंबली को जो कि गैर कानूनी सभा, उसको तितर बितर उसको डिस्पर्स करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 150 का सब सेक्शन 1, जो कि बताता है, सॉरी सेक्शन 150 की बॉडी पढ़ते हैं, इसमें कोई सब सेक्शन नहीं है, जो कि बताता है when the public security is manifestly endangered by any such assembly, जब जनता जनार्दन की रक्षा और जनता जनार्दन की सुरक्षा इतनी खतरे में कर दी गई है, मतलब आ गई है, जनता जनार्दन की सुरक्षा करना इतना जरूरी हो गया है, और जनता जनार्दन को इतना खतरा आ गया है कि और किसके द्वारा आ गया है? उस गैर कानूनी सभा के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, एंड नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड विद, और किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ संपर्क नहीं हो रहा। तो इसमें तो ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा है, पर डीएम यहाँ इंप्लाइड है। तो अब देखिए, एनी कमीशन्ड और गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज may disperse assembly with the help of armed forces under his command। तो अब एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को सूचना नहीं पहुंचाई जा रही है, मतलब कुछ कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है उनके साथ कि एक सभा हो गई है, तो भाई उनको सभा की, एक गैर कानूनी सभा की सूचना मिलेगी, तभी तो वो कमांडर बनेंगे और आर्म फोर्सेस के मदद से सेक्शन 149 के तहत उस अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर डिस्पर्स करवाएंगे। तो ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन अब क्या होगा देखिए,
तो देखिए अब क्या होगा, एनी कमीशनड और गैजेटेड ऑफिसर, तो कोई भी कमीशनड ऑफिसर या कोई भी गैजेटेड ऑफिसर क्या करेंगे, ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, और ये कमीशनड और गैजेटेड ऑफिसर किसके हैं, फौज के, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज के। अब देखिए, मे डिस्पर्स असेंबली विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड फोर्सेज अंडर हिज कमांड, तो अब ये कमीशनड ऑफिसर और गैजेटेड ऑफिसर अब जो एक अनलॉफुल असेंबली हो रखी है उसको अब तितर बितर डिस्पर्स कर देंगे, और कमांडर अब कौन बन जाएंगे, कमांड कौन संभालेगा उस आर्म्ड फोर्सेस की, कमीशनड ऑफिसर या फिर वो गैजेटेड ऑफिसर। अब देखिए, एंड मे अरेस्ट एंड कन्फाइन एनी पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट, और वही गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है, फौजी लोग अब गिरफ्तार कर लेंगे कमीशनड अपने कमीशनड ऑफिसर के कमांड के अंतर्गत और अपने गैजेटेड ऑफिसर के कमांड के अंतर्गत जो फौजी हैं वो गिरफ्तार कर लेंगे और हिरासत में ले लेंगे उस व्यक्ति को जो गैर कानूनी सभा का था, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्पर्स असेंबली, और सिर्फ क्या करने के लिए कि वो जो असेंबली है, सभा है, वो डिस्पर्स मतलब तितर बितर हो जाए, और दैट दे मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो अनलॉफुल असेंबली के व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनको कानून के तहत सजा दिलाई जाए। बट इफ, परंतु अगर, तो क्या, while he is acting under this section, अगर कि एक कमीशनड ऑफिसर या फिर एक गैजेटेड ऑफिसर फौज का, आर्म्ड फोर्सेस का सेक्शन 150 के तहत कार्रवाई कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो देखिए, इट बिकम्स प्रैक्टिकल फॉर हिम टू कम्युनिकेट विद एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो उसके लिए प्रैक्टिकेबल है कि जब उसको मौका मिले तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को कम्युनिकेट कर दे, वार्तालाप भेज दे, क्या, he shall do so and shall thenceforward obey the instruction of the magistrate, और जैसे ही उस कमीशनड ऑफिसर और वो जो गैजेटेड ऑफिसर है आर्म्ड फोर्सेस का, उसने कम्युनिकेशन भिजवा दी किसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को, कि मैंने अनलॉफुल असेंबली के लोगों को तितर बितर कर दिया और थोड़े बहुत लोगों को मैंने गिरफ्तार भी कर लिया और वो मेरी हिरासत में है, तो ऑब्वियसली जो कमीशनड ऑफिसर है या फिर वो गैजेटेड ऑफिसर है आर्म्ड फोर्सेस के, वो जानकारी देंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंप्लाइड है, उनको भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और देखिए, और क्या होगा उस इंस्ट्रक्शंस में, एंड और क्या कहेंगे वो गैजेटेड ऑफिसर और कमीशनड ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस के मजिस्ट्रेट साहब को, देन फॉरवर्ड ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, अब वो बता देंगे और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कोई और अगर निर्देश उस कमीशनड और गैजेटेड ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस को देते हैं तो वो मानेगा, वो फौजी, ठीक है। अब देखिए, एज टू वेदर ही शैल और शैल नॉट कंटिन्यू सच एक्शन, अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब उस कमीशनड और गैजेटेड ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस वाले को क्या कहेंगे कि तुम्हें ये एक्शन जो तुम कर रहे हो, क्या लिटिल फोर्स यूज करके एक अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर कर रहे हो, तो क्या तुम्हें वो एक्शन कंटिन्यू रखना है या उस एक्शन को कंटिन्यू नहीं रखना है, मतलब जारी नहीं रखना है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 150 ऑफ द बी एंड डबल ए, जो कि मैंने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 151 ऑफ द बी एंड डबल ए, जो कि इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं। अब देखिए, हम सेक्शन 151 को पढ़ते हैं, जो कि बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर सेक्शन 148, 149 एंड 150। तो पूर्ण तरीके से प्रोटेक्शन है कौन से एक्ट्स पर, जो कार्य किए हैं, कौन से प्रावधान के अंतर्गत जो कार्य किए हैं, 148 के अंतर्गत कोई कार्य किया है, 149 के अंतर्गत कोई कार्य किया है, या फिर 150 के अंतर्गत प्रावधान के अंतर्गत कोई कार्य किया है, और कार्य कौन सा किया है भाई, 148 के अंदर तो क्या किया है, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने एक गैर कानूनी सभा को डिस्पर्स करवाया है, तो भाई उनके ऊपर कोई केस नहीं चला सकता, अगर चलाएगा तो उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, ठीक है, और ना ही तो उनकी कोई सिविल लाइबिलिटी बनेगी टोर्ट्स में। और 149 में कौन कर रहा था, अब 149 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्पर्स करा रहे थे, किसकी मदद से, आर्म्ड फोर्सेस की मदद से, और अब डीएम को और ईएम को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई है, उनके ऊपर भी अगर किसी ने केस चलाया ना तो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ना तो सिविल ना तो क्रिमिनल, ठीक है। और 150 में क्या हो रहा था, कोई फौज का ही कमीशन या फिर गेजेटेड ऑफिसर को जानकारी मिलती है कि ऐसे ऐसे गैर कानूनी सभा इकट्ठी हो रही है और वो पब्लिक सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकती है, तो अब और कम्युनिकेशन नहीं भिजवाई जा सकती है, हो नहीं पा रही है डीएम से या फिर ईएम से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, तो अब वो फौज के कमीशन या फिर जो गेजेटेड ऑफिसर है वो खुद आगे बढ़ेंगे और उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करा देंगे, ठीक है, और उन व्यक्तियों को अरेस्ट और कन्फाइन कर लेंगे ताकि कानून के तहत उनको सजा दिलाई जा सके, ठीक है। तो ये 150 में होता है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी कि कोई भी
कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस उनके ऊपर नहीं खड़ा होगा, ठीक है। तो यही हम पढ़ेंगे सेक्शन 151 में। हम पढ़ते हैं सब सेक्शन 1 जो कि बताता है, देखिए वही बात, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन अंडर सेक्शन 148, सेक्शन 149 और सेक्शन 150 शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट। तो क्या बताया जा रहा है हमारे सेक्शन 151 के सब सेक्शन 1 में, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन, तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल केस नहीं चलेगा किसके विरुद्ध, मतलब केस तो रजिस्टर्ड हो गया पर कोर्ट में चलाया नहीं जाएगा, किसके विरुद्ध, एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट, कोई सी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो कि उस व्यक्ति ने एक एक्ट किया था, एक कार्य किया था, और कैसे किया था, परपोर्टिंग टू बी डन अंडर सेक्शन 148, और उस व्यक्ति ने वो एक्ट सेक्शन 148 के अंतर्गत किया था और सेक्शन 149 के अंतर्गत किया था और सेक्शन 150 या सेक्शन 150 के अंतर्गत किया था, ठीक है। शैल बी इंस्टीट्यूटेड यानी क्रिमिनल कोर्ट, तो नहीं इंस्टीट्यूट होगा किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन मतलब एफआईआर वगैरह तो लॉज हो जाएगी, पर प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं होगा क्रिमिनल कोर्ट में। क्रिमिनल कोर्ट में जैसे ही पुलिस रिपोर्ट या कुछ भी कंप्लेंट प्रोसीडिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग कुछ भी जाएगी ना कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या सीजीएम के पास, तो वो चालू भी नहीं करेंगे उस प्रोसिक्यूशन को, पर कब कर देंगे, एक्सेप्शन क्या है, कर सकते हैं कब, ए with the sanction of central government where such person is an officer or member of the armed forces। तो अगर एक व्यक्ति फौज का मेंबर था और उस व्यक्ति के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाना है कि उस व्यक्ति ने सेक्शन 148, 149, ठीक है, 150 के तहत उसने एक अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करवाया था, पर उसने कुछ ज्यादा ही हानि पहुंचा दी है, तो अब उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट तो हो सकता है, पर परमिशन लगेगी, मतलब सैंक्शन लगेगी, इजाजत लगेगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की। अगर किस केस में, अगर वो व्यक्ति जिसने सेक्शन 148, 149, 150 के तहत अनलॉफुल असेंबली पर कुछ भी गलत किया है, तो सैंक्शन लगेगी केंद्र सरकार की, अगर वो व्यक्ति जो गलत करा था वो व्यक्ति आर्म्ड फोर्सेस, फौज का व्यक्ति, तो ठीक है। बी विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी अदर केस, अगर कि आर्म्ड फोर्सेस का एक व्यक्ति नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की परमिशन लगेगी, सैंक्शन लगेगा, ठीक है, मंजूरी लगेगी, तभी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा। अब सेक्शन 151 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है सेक्शन 151 का सब सेक्शन 2 का क्लोज ए, नो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर एनी ऑफ द सेड सेक्शंस इन गुड फेथ, तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी एक्टिंग अंडर एनी ऑफ द सेड सेक्शन इन गुड फेथ, और उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने और उस पुलिसकर्मी ने एक एक्ट किया था, एक कार्य किया था, और जो प्रावधान हमारे 148, 149, 150 के प्रावधान है उनके अंतर्गत किया था, इन गुड फेथ और अच्छे विश्वास में किया था। तो देखिए बी, नो पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लाइज विद द रेक्विजिशन अंडर सेक्शन 148 और 149, कोई और व्यक्ति है, मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं है या फिर पुलिस अधिकारी नहीं है, और पर अन्य कोई व्यक्ति है जिसने कि अच्छे विश्वास में कोई एक्ट किया था, ठीक है, और उस व्यक्ति को बोला था, किसने बोला था भाई, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने बोला था, ऑफिसर इंचार्ज तो पुलिस स्टेशन ने बोला था, सेक्शन 148 या सेक्शन 149 के प्रावधान के अंतर्गत, ठीक है। तो अब देखिए, तो उसके ऊपर भी कोई प्रोसिक्यूशन चालू नहीं होगा। अब देखिए सी, नो ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एक्टिंग अंडर सेक्शन 115 गुड फेथ, और जो सेक्शन 150 में एक अधिकारी, मतलब वो कमीशनड और गेजेटेड ऑफिसर जो आर्म्ड फोर्सेज का फौज का था, उसने कोई अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करवा दिया, तो उसके ऊपर भी कोई प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, पर उस कमीशनड और गेजेटेड ऑफिसर ने एक एक्ट सेक्शन 150 के अंतर्गत गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब अच्छे विश्वास में करवाया उसने। अब डी, नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एक्टिंग अंडर, हाँ ये तो हो गया डी, नो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज डूइंग एनी एक्ट इन ओबीडियंस टू एनी ऑर्डर व्हिच ही वाज बाउंड टू ओबे। अब कोई भी अधिकारी, कोई भी सदस्य आर्म्ड फोर्सेज का, मतलब फौज का, जिस मतलब मान के चलिए सेक्शन 150 के अंतर्गत, तो भाई जो फौज का कमीशन और गेजेटेड ऑफिसर, मतलब हाई लेवल का व्यक्ति है, फौजी है, वो ऑर्डर दे रहा था अपने पलटन के सिपाहियों को कि जाओ इस सभा को गैर कानूनी सभा को तितर बितर डिस्पर्स कर दो। तो जो हमारा सेक्शन 151 का सब सेक्शन 2 का क्लोज डी है ना, उन्हीं के ऊपर है। ये जो सिपाही थे, जो कि जूनियर लेवल के आर्म्ड फोर्सेस के सदस्य थे, अब उन्होंने कोई एक्शन कर दिया
तो उनके ऊपर भी कोई प्रोसिक्यूशन चालू नहीं होगा। तो हालांकि उन्होंने कोई एक्ट कैसे किया है, इन ओबीडियंस टू एनी ऑर्डर विच ही इज बाउंड टू ओबे, तो वो ओबीडियंस, वो पालना कर रहा था, वो जूनियर आर्म फोर्सेस का मेंबर वो पालना कर रहा था एक ऑर्डर की, जो ऑर्डर उसे मानना ही था, ठीक है, उस वो बाध्य था उस ऑर्डर को मानने के लिए। अब एक कमीशन और गेजेटेड ऑफिसर आर्म फोर्सेस का किसी सिपाही को बोलेगा कि तुम जाके यह काम करो, मतलब तुम जाके अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करो, तो क्या वो मना कर देगा? अगर मना करेगा तो भाई नौकरी गई, कोर्ट मार्शल लगेगा, या फिर मुठोनी लगेगी, या फिर क्या लगेगा? यही लगेगा। तो वो मना नहीं कर सकता, ये फौज के डिसिप्लिन के विरुद्ध होता है, ठीक है। शैल बी डीम्ड टू हैव देयरबाय कमिटेड एन ऑफेंस, शैल बी डीम्ड टू हैव देयरबाय कमिटेड एन ऑफेंस, तो कोई भी व्यक्ति जो हमारे सेक्शन 151 के सबसेक्शन 2 में ये जो व्यक्ति हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, वो व्यक्ति जो 148 149 के अंतर्गत कार्रवाई कर रहा था अच्छे विश्वास में, कोई 150 सेक्शन 150 के अंतर्गत अच्छे विश्वास में एक कमीशन और गैजेटेड फौजी कोई कार्य कर रहा था, और कार्य ये क्या कर रहे थे? अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध कोई भी इन्होंने जो एक्ट किया, इसको हम ऑफेंस, अपराध नहीं बोल सकते, ठीक है। नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर कि उसने एक एक्ट अच्छे विश्वास में किया है तो, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 151 का सब सेक्शन 3, जो कि बताता है इन दिस सेक्शन एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, तो बताया गया है इस प्रावधान में सेक्शन 151 में, और जो प्रीसीडिंग, जो पहले सेक्शन चले गए 151 के पहले, कौन कौन से चले गए? यही 151 से पहले 150, 149, 148, ठीक है। तो कह रहा है इन प्रावधानों में क्या हुआ था। अब एक्सप्रेशंस बता रहा है कि एक्सप्रेशंस को क्या मतलब दिया गया है। ए, द एक्सप्रेशन आर्म्ड फोर्सेस मीन द आर्मी, नेवल एंड एयर फोर्सेस, तो बता रहा है जो सेक्शन 148, 149 और 150 में जो एक्सप्रेशन, जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है आर्म्ड फोर्सेस, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आर्मी, मतलब फौज, नेवल मतलब ये जल सेना, ठीक है, एंड एयर फोर्सेस और वायु सेना, ठीक है। तो ये आर्म्ड फोर्सेस में तीनों आते हैं। ऑपरेटिंग एज लैंड फोर्सेस एंड इंक्लूड्स एनी अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन सो ऑपरेटिंग, और कौन से ये आर्म्ड फोर्सेस जो एक्सप्रेशन है इसमें आते हैं? आर्मी, नेवल एंड एयर फोर्सेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एज लैंड फोर्सेस, और ये ऑपरेट कैसे कर रहे हैं? एक लैंड फोर्सेस की तरह ऑपरेट कर रहे हैं तीनों। एंड इंक्लूड्स एनी अदर आर्म्ड फोर्सेस, और शामिल है इसमें, आर्म्ड फोर्सेस एक्सप्रेशन में शामिल है कोई और अन्य आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन सो ऑपरेटिंग, जो कि यूनियन के केंद्र की जो ऑपरेट कर रही है लैंड पे, ठीक है। बी, ऑफिसर इन रिलेशन टू द आर्म्ड फोर्सेस मींस अ पर्सन कमीशन्ड, gazetted or in pay as an officer of the armed forces, and includes a junior commissioned officer, a warrant officer, a PT officer, a non commissioned officer and non gazetted officer। तो अब हमारा का सीधा सेक्शन 150 में जो ऑफिसर बता रखा है कि एक ऑफिसर जो कि आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर है वो कौन कौन हो सकता है? उसका मतलब है कोई भी कमीशन्ड कोई भी गैजेटेड, ठीक है, या कोई और अधिकारी जो कि पे में है, जो कि तनख्वाह ले रहा है आर्म्ड फोर्सेस के तहत। एंड इंक्लूड्स अ जूनियर कमीशन ऑफिसर, और इसमें इंक्लूडेड है, शामिल है एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी, अ वारंट ऑफिसर भी, अ पीटी ऑफिसर भी, अ नॉन कमीशन ऑफिसर भी, एंड अ नॉन गेजेटेड ऑफिसर भी। उस अधिकारी जो आर्म्ड फोर्सेस का एक अधिकारी है उसमें शामिल है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 151 का सब सेक्शन 3 का क्लोज सी, जो कि बताता है मेंबर इन रिलेशन टू द आर्म्ड फोर्सेस मींस अ पर्सन इन द आर्म्ड फोर्सेस अदर देन ऑफिसर। तो एक सदस्य आर्म्ड फोर्सेस का वो है जो कि ऑफिसर नहीं है, ठीक है। तो मान के चलिए ऑफिसर होगा तो भाई कमीशन होगा, गैजेटेड ऑफिसर होगा, ठीक है, नॉन कमीशन होगा, नॉन गैजेटेड होगा, जूनियर कमीशन ऑफिसर होगा, वारंट ऑफिसर होगा, पीटी ऑफिसर होगा। तो ये ऑफिसर अधिकारी होते हैं। पर अब इनके अलावा जो इनके जूनियर्स है, जो इनके पल्टून के सिपाही है, तो उनको तो हम सीधा क्या कहेंगे? मेंबर कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 151 भी पूरा, कि इसमें प्रोटेक्शन मिली हुई कि उनके ऊपर, फौजियों के ऊपर, या फिर डीएम के ऊपर, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर, या फिर प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर भी, जिस प्राइवेट व्यक्ति को सेक्शन 148 के अंतर्गत एक डीएम ने, सॉरी, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने और एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने बोला है कि मेरे को असिस्ट करो ये भीड़, ये अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स, तितर बितर करने में, तो उसके खिलाफ भी कोई प्रोसिक्यूशन चालू नहीं हो सकता।
और उसने अगर कोई एक्ट किया है उस व्यक्ति ने भी और गुड फेथ में किया है तो वो कोई भी अपराध नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 151। तो इसके आगे हम लिख लेंगे डिफेंस, डिफेंस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 152 ऑफ द BNSS, ठीक है, जो कि बताता है, यहां से हमारा पार्ट बी चालू हो जाता है। पब्लिक न्यूसेंसेस हमारा यहां से सेक्शन 152 से चालू हो जाता है कि जनता जनार्दन में न्यूसेंस, न्यूसेंस अब क्या होता है, यही हा हुल्लड़ हुड़दंगबाजी, ठीक है, ये हा हुल्लड़ हुड़दंगबाजी, यही न्यूसेंस होता है। मतलब पब्लिक को जो चीज पसंद नहीं है ना, मतलब जनता जनार्दन में अगर एक व्यक्ति ने कोई चीज करी और जनता जनार्दन का मुंह सा बन गया उस चीज को देख के, तो वो तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति न्यूसेंस कर रहा है। अब मान के चलिए कोई 5 व्यक्ति शराबी हैं, वो शराब पी के आपके कोई सेक्टर की गली में आ जाते हैं और हा हुल्लड़ कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तेज तेज गाली दे रहे हैं, गाना बजा रहे गाड़ी में, ठीक है, टेम्पो में, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो न्यूसेंस है, तो उसको बोलते हैं हा हुल्लड़ हुड़दंगबाजी। तो वो कैसी है, और पब्लिक न्यूसेंस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई हा हुल्लड़ अपने घर में करे, ठीक है, तो भाई अपराध बनने को तो बन सकता है कुछ भी, लेकिन एक व्यक्ति हा हुल्लड़ अपने घर में कर रहा है और जो उसके घर के कमरे हैं ना उसके बाहर उसकी आवाज भी नहीं जा रही है, तो वो पब्लिक न्यूसेंस नहीं है, वो उसके घर का प्राइवेट न्यूसेंस है, ठीक है। पर अगर उसकी वाइफ वगैरह या उसके बच्चे वगैरह कंप्लेन करते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो न्यूसेंस है, तो उसको विभिन्न विभिन्न जो प्रावधान हमारे भारतीय न्याय संहिता की उसके तहत पनिशमेंट मिलेगी, उसको उस पर केस चला जाएगा। पर हमारे सेक्शन जो हमारा चैप्टर 11 है उसका जो पार्ट बी है ये ओनली बताता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। मतलब जो जनता जनार्दन के अंदर रहते हुए बीच में कोई हा हुल्लड़ हुड़दंगबाजी करता है तो उसकी लाइबिलिटी बता रहा है कि सेक्शन 152 से लेकर 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, तो 162 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर आज नहीं होगा ये हम आज हम पढ़ेंगे बस कौन सा पढ़ेंगे, आज हम 152 पढ़ेंगे और आज हम 152 पढ़ लेंगे और हम 153 पढ़ लेंगे, ठीक है। पर हमारा जो पार्ट बी है चैप्टर 11 का वो सेक्शन 152 से लेकर, तो इसमें लिख लीजिए 152 से लेकर सेक्शन 162 तक है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने सेक्शन है, 11 सेक्शंस है पार्ट बी में चैप्टर 11 के। तो हम आज पढ़ते हैं, हम पढ़ते आज पार्ट बी का 152 और 153 वाला प्रावधान BNSS का। तो देखिए सेक्शन 152 कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। अब एक शर्तों के तहत एक ऑर्डर पास हो जाएगा कि भाई शर्तिया ऑर्डर है कि न्यूसेंस को क्या कर दो, हटा लो, हुड़दंगबाजी हा हुल्लड़ मत करो, अपने आप को परे कर लो। तो ये सेक्शन 152 बताएगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 152 की बॉडी। अब देखिए सब सेक्शन 1, whenever a district magistrate or a sub-divisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered in this behalf by the state government, जब कभी भी एक जिला अधिकारी को, एक SDM को, मतलब सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को, या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को स्पेशली एम्पावर्ड, मतलब बहुत ही स्पेशल तरीके से बताया हुआ है, और किसने एम्पावर्ड किया हुआ है, किस बिहाफ में, न्यूसेंस हटाने के बिहाफ में राज्य सरकार ने। तो अब देखिए क्या होगा, ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, तो डीएम के पास या फिर एसडीएम के पास या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास एक रिपोर्ट आती है, वो एक रिपोर्ट प्राप्त करते हैं तीनों लोग, ठीक है। और इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, और वो रिपोर्ट किसकी है, पुलिस ऑफिसर की, किसी पुलिस अधिकारी की है, और अदर इंफॉर्मेशन and on taking such evidence if any as he thinks fit considers, या वो रिपोर्ट जो इन तीनों को, डीएम को, ईएम को, एसडीएम को प्राप्त होती है, वो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने भेजी थी, पुलिस अधिकारी ने भेजी थी, और अदर इंफॉर्मेशन या कोई और अन्य तरीके से उनको जानकारी मिल जाती है इन तीनों को। एंड ऑन टेकिंग सच एविडेंस, तो पुलिस अधिकारी की जो रिपोर्ट पर, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर क्या डीएम, ईएम और एसडीएम क्या गवाही नहीं लेंगे कि क्या भाई क्या मैटर है, क्या तुम रिपोर्ट जमा कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या पुख्ता सबूत है, भाई लेंगे, ठीक है। और अन्य तरीके से कोई जानकारी मिलती है इन तीनों को, ईएम को, डीएम को, एसडीएम को, तो उस अन्य तरीके की भी गवाही लेंगे। अगर कोई गवाही है तो, जरूरी नहीं है कोई गवाही, कोई एविडेंस, कोई सबूत दिखाई जाए, ठीक है, ना हो भाई तो नहीं ले जाएगी। अब देखिए एज ही थिंग्स फिट, जैसा भी उन्हें तंदुरुस्त लगे, तीनों को, ईएम को, डीएम को और एसडीएम को, तो वो क्या करेंगे, कंसीडर्स, क्या विचार विमर्श करेंगे, क्या और क्या करेंगे, ए, और क्या करेंगे वो, that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place,
कि कोई भी एक गैर कानूनी बाधा बनी पड़ी है या कोई एक गैर कानूनी हा हुल्लड़ है, भगदड़ है, मतलब हा हुल्लड़ है, हुड़दंगबाजी है, उसको तुरंत की तुरंत एक पब्लिक प्लेस, एक जनता जनार्दन की जगह से हटाना है। तो अब देखिए, और फ्रॉम एनी वे, या किसी रास्ते से हटाना है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन को या फिर किसी न्यूसेंस को, ठीक है, जो कि अनलॉफुल है, ठीक है, और फ्रॉम एनी वे, किसी रास्ते से या फिर किसी रिवर से, नदी से, और चैनल या फिर किसी डैम के चैनल से, विच इज और मे बी लॉफुली यूज्ड बाय द पब्लिक। अब जो वे और जो रिवर और जो चैनल है वो जनता जनार्दन उसे इस्तेमाल करेगी, पर वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही क्योंकि उसमें कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है या फिर अनलॉफुल न्यूसेंस हुई पड़ी है। किस पे? उस वे पर, उस रिवर पर और उस चैनल पर जिसको कि जनता जनार्दन इस्तेमाल करती। तो अब क्या करेंगे वो आगे बताऊंगा। बी, डेट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन, की व्यवहार, अब डीएम को, ईएम को या फिर एसडीएम को पुलिस ऑफिसर से या और अन्य किसी व्यक्ति से जानकारी मिल जाती है, और कुछ सबूत लेने के बाद वो क्या करते हैं, वो क्या कंसीडर करते हैं, मतलब क्या सोचते हैं कि डेट द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन, की कोई कंडक्ट, कोई व्यवहार किसी ट्रेड का या किसी ऑक्यूपेशन का, और द कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंटाइज, या फिर रखना किसी सामान का या किसी मर्केंडाइज का, इज इंजूरियस टू द हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी, कि बिल्कुल क्या है, इंजूरियस है, हानिकारक है सेहत के लिए या फिर फिजिकल कंफर्ट, शारीरिक शारीरिक कंफर्ट के लिए, ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के लिए, एंड दैट इन कॉन्सिक्वेंस सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन शुड बी प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड, और सच गुड्स और मर्केंडाइज शुड बी रिमूव्ड और द कीपिंग देयर ऑफ रेगुलेटेड। अब ईएम, डीएम और एसडीएम क्या सोचते हैं, कंसीडर क्या करते हैं कि जो जो गुड्स और जो मर्केंडाइज, ठीक है, जो गुड्स और जो मर्केंडाइज इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए और वो फिजिकल कंफर्ट बिगाड़ सकते हैं कम्युनिटी का, समुदाय का, तो उन गुड्स को और मर्केंडाइज को क्या करना है, एंड दैट इन कॉन्सिक्वेंस सच ट्रेड और ऑक्यूपेशन शुड बी प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड। और अब ईएम, डीएम और एसडीएम क्या सोचते हैं कि ये जो ट्रेड और ऑक्यूपेशन है ना, जो ये गुड्स और मर्केंडाइज बेच रहे हैं, इनको हमें प्रोहिबिट, रोक देना चाहिए, और रेगुलेटेड या फिर इनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। मतलब कैसे आप भाई ट्रेड और ऑक्यूपेशन चलाओगे इन सब्सटेंस की, तो हम बताएंगे। और सच गुड्स और मर्केंडाइज शुड बी रिमूव्ड, या फिर ये जो गुड्स है या फिर जो ये मर्केंडाइज है इन्हें हटाई देना चाहिए एक जगह से, और द कीपिंग देयर ऑफ रेगुलेटरी, या फिर जो इन गुड्स का मर्केंडाइज का रखना है ये किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, तो उसके बारे में भी डीएम, ईएम और एसडीएम कंसीडर कर सकते हैं। अब सी, डेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, की बनावट किसी बिल्डिंग की, मतलब कोई भाई कोई बिल्डिंग होगी, ठीक है, और द डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस, या कोई सब्सटेंस है जिसका डिस्पोजल, मतलब एक सब्सटेंस है तो उसको खत्म करना है। तो अब देखिए, एज इज लाइकली टू ओकेजन कॉन्फ्लेग्रेशन और एक्सप्लोजन, की कोई बिल्डिंग है, तो जो बिल्डिंग है, जो अगर उसका जो रिमूवल, उस बिल्डिंग को हटाया जाएगा तो वो कॉन्फ्लेग्रेशन करेगी, मतलब दूसरे लोगों को भी हानि पहुंचा सकती है, और एक्सप्लोजन, या फिर जो सब्सटेंस है उसका डिस्पोजल करना है, वो एक्सप्लोजन, फट भी सकता है। तो अब देखिए क्या होगा, शुड बी प्रिवेंटेड और स्टॉप, कि नहीं भाई इस बिल्डिंग को और इस सब्सटेंस को डिस्पोजल जो करने वाले थे उसको या तो ऐसा होने से रोकना है, या तो फिर प्रिवेंट करना है, मतलब बचाना है कि वो एक्सप्लोड ना हो जाए, ठीक है, या फिर होने वाली तो रोकना है। किसको रोकना है? ईएम को, डीएम को, और किसको किसको ईएम को, डीएम को और एसडीएम को। अब डी, डेट एनी बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर, की अब ईएम को, डीएम को और एसडीएम को क्या कंसीडर करता है वो, कि कोई भी बिल्डिंग, टेंट, कोई भी तंबू, और स्ट्रक्चर या कोई भी ढांचा, और एनी ट्री इज इन सच अ कंडीशन दैट इट इज लाइकली टू फॉल, या कोई भी पेड़, ठीक है, मतलब कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ट्री और कोई भी टेंट और कोई भी स्ट्रक्चर, ढांचा एक ऐसी स्थिति में है कि वो क्या होने वाला है, वो गिरने वाला है, एंड देयर बाय कॉज इंजरी, और वो गिर जाएगा ना वो स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, टेंट, बिल्डिंग या फिर वो ट्री, तो वो चोट पहुंचा देगा टू पर्सन्स लिविंग और कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेबरहुड, और जो व्यक्ति मतलब आसपास, इन सारी चीजों के आसपास रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं, ठीक है, उनको, और जो व्यक्ति बिल्डिंग में रहते हैं, टेंट में रहते हैं, उनको वो चोट पहुंचा देगा, इंजरी पहुंचा देगा। अब देखिए, और पासिंग बाय, या फिर कोई ट्री गिर जाएगा, कोई बिल्डिंग गिर जाएगी, कोई टेंट गिर जाएगा, कोई स्ट्रक्चर गिर जाएगा, तो कोई व्यक्ति रोड से जा रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो गिर जाएगा, तो भाई जो पासिंग बाय व्यक्ति हैं जो वहां से गुजर रहे हैं उनको भी चोट लग सकती है, इंजरी लग सकती है। तो अब देखिए क्या करेंगे
and that in consequence the removal, repair or support of such building, tent or structure or the removal or support of such tree is necessary. तो या उस बिल्डिंग का, टेंट का, स्ट्रक्चर का और ट्री का या तो रिमूवल मतलब उनको हटाना, या फिर उनका रिपेयर मतलब या तो उनको रिपेयर करवाना, ठीक है, और सपोर्ट या फिर उनको कुछ सपोर्ट देना, वो जरूरी हो गया है। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये कंसीडर कर रहे हैं अभी। ई that any tank, well or excavation adjacent to any such way or public place should be fenced in such manner as to prevent danger arising to the public। अब ईएम, डीएम या एसडीएम क्या कंसीडर करते हैं, क्या विचार विमर्श करते हैं कि कोई टैंक है। अब टैंक क्या होता है, पानी वाला टैंक जो अंडरग्राउंड खुदा रहता है। वेल कोई कुआ है, कोई एक्सकेवेशन है एडजेसेंट टू एनी सच वे और पब्लिक प्लेस। और ये टैंक, वेल और एक्सकेवेशन है ना, ये एडजेसेंट बिल्कुल बराबर में है। और किसके बराबर में है, किसी पब्लिक रास्ते के बराबर में है, किसी पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक जगह के बराबर में है। अब देखिए क्या होगा, शुड बी फेंस, तो इनको फेंस, इनकी तारबंदी करवानी चाहिए। इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट डेंजर अराइजिंग टू द पब्लिक, और इस तरीके से इन तीनों चीजों की, वेल, टैंक, एक्सकवेशन की तारबंदी, फेंसिंग करवानी चाहिए कि पब्लिक को जो डेंजर होने वाला है उसको रोका जा सके। ठीक है, आप देखिए एफ, that any dangerous animal should be destroyed, confined or otherwise disposed of। अब ईएम को, डीएम को या एसडीएम को यह जानकारी मिलती है पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से या अन्य और सोर्सेज से उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई लोकेलिटी में जिनकी वो जुरिडिक्शन रखते हैं वहां कोई खतरनाक जानवर आ गया है, और ऐसे खतरनाक जानवर को डिस्ट्रॉयड या तो मरवा देना चाहिए, तबाह करवा देना चाहिए, कन्फाइंड या तो हिरासत में मतलब कन्फाइंड पकड़ लेना चाहिए, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ या और अन्य किसी भी तरह से उसको वहां से डिस्पोज ऑफ मतलब उसको खत्म कर देना चाहिए। सच मैजिस्ट्रेट में मेक अ कंडीशनल ऑर्डर रिक्वायरिंग द पर्सन कॉजिंग सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस। तो अब जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, डीएम, ईएम और एसडीएम एक कंडीशनल ऑर्डर मेक कर देंगे, और उस कंडीशनल ऑर्डर में क्या लिखा होगा, रिक्वायरिंग द पर्सन कॉजिंग सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस और कैरिंग ऑन सच ट्रेड, पोजेसिंग और कंट्रोलिंग सच बिल्डिंग, टेंट, स्ट्रक्चर, टैंक, वेल और एक्सकेवेशन और ओइंग और पोजेसिंग सच एनिमल और ट्री विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड इन द ऑर्डर। तो अब इन सारे व्यक्तियों के लिए ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, और एफ के फॉरवर्ड पार्ट के में जो ये व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनका वो टैंक है, स्ट्रक्चर है, वो एनिमल है, वो ट्री है, इन सब व्यक्तियों के लिए, ठीक है, एक ऑर्डर पास कर देंगे। और कंडीशनल ऑर्डर होगा कि क्या करे, सब एड वन, टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस, कि भाई जो भी ये व्यक्ति, ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, मतलब एफ के फॉरवर्ड पार्ट में जो भी ये टेंट है, स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, हाउस है, गिरने उड़ने वाला है और पब्लिक को खतरा पहुंच सकता है, किसी एनिमल है, तो उसको क्या करे, रिमूव कर दे। ठीक है, रिमूव करवा देंगे वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस बाधा को, या फिर उस न्यूसेंस को, हाउर्दम को, उसको। ठीक है, अब सब है टू डेजिस्ट फ्रॉम कैरिंग ऑन और टू रिमूव और टू रेगुलेट इन सच मैनर एज मे बी डायरेक्टेड। तो जो ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड है वो किस तरीके से रेगुलेट होनी है, कोई और सब्सटेंस है जो कि वहां से रिमूव किया जाना है, तो उसको कैसे रिमूव किया जाएगा। ठीक है, टू डेजिस्ट फ्रॉम कैरिंग ऑन, और या फिर कोई ट्रेड या ऑक्यूपेशन है जिसको कि कैसे रुकवाना है, तो उसको डेजिस्ट के लिए भी बता देंगे। और एक क्या करेंगे और टू रेगुलेट द कीपिंग देयर ऑफ इन सच मैनर एज ही मे बी डायरेक्टेड, जैसे भी अब वो मैजिस्ट्रेट, ईएम, डीएम और एसडीएम बता देंगे उस हिसाब से वो रेगुलेट करवाएंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को भी। सब एट 2 हो गया हमारा। सब एट 3, टू प्रिवेंट और स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग। अब एक मैजिस्ट्रेट साहब, ईएम, डीएम, एसडीएम कंडीशनल ऑर्डर पास कर देंगे और क्या करेंगे कि कोई बनावट हो रही है, किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसको रुकवा देंगे। ठीक है, स्टॉप करवा देंगे। और टू अल्टर द डिस्पोजल ऑफ सच सब्सटेंस, या फिर कोई सब्सटेंस है जो कि अगर एक्सप्लोड हुई तो पब्लिक को बहुत ज्यादा डेंजर और नुकसान हो सकता है, तो उस सब्सटेंस को डिस्पोजल मतलब उसको तबाह करवा देंगे। ठीक है, बोले ऐसी जगह फेंकवा देंगे जहां से वो डिस्टर्बेंस कोज ना कर पाएगी। अब सब एट 4, टू रिमूव, रिपेयर और सपोर्ट सच बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर, और टू रिमूव और सपोर्ट सच ट्रीज। ठीक है, सब एट 5, टू फेंस सच टैंक, वेल और एक्सकवेशन। 6, टू डिस्ट्रॉय, कन्फाइन और डिस्पोज ऑफ सच डेंजरस एनिमल इन द मैनर provide in the said order, or if he objects so to do, to appear before himself or some other executive magistrate subordinate to him at the time and place to be fixed by the order, and show cause in the manner hereinafter provided, why the order should not be made absolute। तो अब ये जो हमारे सब एड 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो रिस्पेक्टफुली कंडीशनल ऑर्डर क्लोज ए, बी, सी, डी, ई, एफ है ना, इनके तहत
ये सब हेड 1 2 3 4 5 6 में जो सब हेड के जो ये दे रखे हैं ना ये प्रावधान, इनके तहत ये चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए हमारा पढ़ते हैं हम सेक्शन 152 का सबसेक्शन 2, नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। अब सेक्शन 152 के तहत, सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 के तहत एक मैजिस्ट्रेट ने, डीएम ने, ईएम ने, एसडीएम ने, ठीक है, एक कंडीशनल ऑर्डर मेक कर दिया और इन्हीं क्लोजेस के तहत ए बी सी डी ई एफ क्लोजेस के तहत, तो कोई भी अब ऑर्डर हो गया ना, तो अब कोई व्यक्ति सिविल कोर्ट मतलब एक सिविल केस कर देता है, ठीक है, कि मेरी बिल्डिंग तो सही है, मेरी बिल्डिंग को रिमूव करने के मतलब और रिपेयर करने के ईएम साहब ने, डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने ऑर्डर कर दिए, मैं तो नहीं करवा रहा, ये तो मेरी बिल्डिंग सही है। तो अब सिविल कोर्ट में जो ये सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 में जो मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर पास कर देंगे ना कंडीशनल ऑर्डर, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा उस ऑर्डर पर सिविल कोर्ट में, ठीक है, मतलब दीवानी कोर्ट में। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 152 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। अ पब्लिक प्लेस इंक्लूड्स आल्सो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट। तो जो पब्लिक प्लेस है, जनता जनार्दन की प्लेस है, तो मान लीजिए जनता जनार्दन की प्लेस में शामिल है जो प्रॉपर्टी जो की संपत्ति है स्टेट की भी, ठीक है। कैंपिंग ग्राउंड्स, अब जो स्टेट जो राज्य की संपत्ति या फिर पूरे यूनियन की संपत्ति वो भी पब्लिक प्लेस है। कैंपिंग ग्राउंड्स एंड ग्राउंड्स लेफ्ट अनऑक्युपाइड फॉर सैनिटरी और रिक्रिएटिव पर्पसेस। और पब्लिक प्लेस में कैंपिंग ग्राउंड्स भी शामिल हैं, ठीक है। कोई वो मैदान जो कि अनऑक्युपाइड, जो कि जिस पर कि अभी कुछ कोई भी नहीं है, वो खाली छोड़ दिए गए, वो भी अगर स्टेट के हैं तो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है। एंड और रिक्रिएटिव पर्पसेस, या फिर कोई ऐसा ग्राउंड है जो कि दोबारा बनाना है और वो सरकार का है पर अभी खाली है, तो वो भी पब्लिक प्लेस है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, ये हमारा हुआ सेक्शन 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 153 ऑफ द BNSS, जो कि बताता है, और आज का ये हमारा लास्ट प्रावधान है सेक्शन 153 ऑफ द BNSS, जो कि बताता है सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। अब जो ऑर्डर, जो कंडीशनल ऑर्डर निकाल दिया था, तो उसकी सर्विस, ठीक है, या फिर नोटिफिकेशन, ठीक है, कैसे जाएगी, तो कैसे सर्विस और नोटिफिकेशन होगी उस ऑर्डर की। अब देखिए सेक्शन 153 बता देगा कि कैसे सर्विस होगी। अब देखिए सबसेक्शन 1 पढ़ रहा हूं 153 का। द ऑर्डर शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड। अब जो कंडीशनल ऑर्डर था, जो सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 के तहत मेड किया गया था एक ईएम, डीएम या एसडीएम के द्वारा, तो वो ऑर्डर सर्व किया जाएगा उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वो मेड हुआ है, ठीक है। इन द मैनर हेरिन प्रोवाइडेड फॉर सर्विस ऑफ समन्स, और उस तरीके से होगा जिस तरीके से सर्विस ऑफ समन्स होती है ना हमारे BNSS में, ठीक है, उसके तहत ही होगा उस ऑर्डर की सर्विस भी। अब देखिए सेक्शन 153 का सबसेक्शन 2, इन सच ऑर्डर कैन नॉट बी, इफ सच ऑर्डर कैन नॉट बी सर्व्ड। अगर जो सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 के तहत एक ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब ने, मतलब डीएम, ईएम या एसडीएम ने निकाल दिया था एक कंडीशनल ऑर्डर, और वो ऑर्डर सर्व नहीं हो पा रहा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसको कि वो ऑर्डर भेजा, मतलब निकाल रहा है जिसके विरुद्ध। अब देखिए इट शैल बी नोटिफाइड बाय प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड इन सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स डायरेक्ट। तो अब एक व्यक्ति के विरुद्ध कंडीशनल ऑर्डर निकाला गया था, अब उसको सर्विस नहीं हो पा रही है, तो अब इश्तिहार छपवा दिया जाएगा, ठीक है, मैजिस्ट्रेट द्वारा, और इश्तिहार छपवा दिया जाएगा, पब्लिश करवा जाएगा उस तरीके से जो तरीका राज्य सरकार नियमों के द्वारा बता देगी, ठीक है, निर्देशित कर देगी। एंड अ कॉपी देयरऑफ शैल बी स्ट्रक अप at such place or places as may be fittest for conveying the information to such person। और जो कंडीशनल ऑर्डर की कॉपी है, नकल है, वो एक ऐसी जगह टंगवा दी जाएगी, ऐसी जगह चिपकवा दी जाएगी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऑर्डर हुआ है ना एक कंडीशनल ऑर्डर की, भाई अपने पेड़ पूड़ को, अपने बिल्डिंग को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने तंबू को, मतलब टेंट को हटा ले, रिमूव कर ले, या फिर इसको कुछ भी कर ले, मतलब जो भी ऑर्डर कंडीशनल ऑर्डर में लिखा होगा। तो अगर वो व्यक्ति को सर्विस नहीं हो पा रही है तो इश्तिहार प्रोक्लेमेशन छपवा देगी कौन, मैजिस्ट्रेट का कोर्ट, जैसा कि राज्य सरकार इस बारे में नियम के तहत बता देगी। अब तक तो बता भी रखे, हमारे सीआरपीसी में भी था ये सेक्शन। या फिर अगर वो व्यक्ति को सर्विस नहीं हो पा रही है तो भाई प्रोक्लेमेशन तो हो गई, तो प्रोक्लेमेशन से भी काम नहीं चल रहा है तो एक ऐसी जगह पर स्ट्रक अप चिपकवा दिया जाएगा उस कंडीशनल ऑर्डर की एक बड़े से बैनर को, कि वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऑर्डर मेड हुआ है ना उसको वो जानकारी उस ऑर्डर की पहुंच जाए, ठीक है, और वो नेसेसरी स्टेप्स ले ले पहले, क्या कि भाई कंडीशनल ऑर्डर में यह कहा गया है कि कोई भी वे है, कोई भी रोड है, कोई भी पब्लिक प्लेस है, उस पर न्यूसेंस मत कर, या कोई टेंट है, कोई बिल्डिंग है जो कि
या कोई स्ट्रक्चर है जो कि गिरने वाला है, जो कि रिपेयर मांगता है, सपोर्ट मांगता है, तो उसको ठीक करवा ले या फिर तोड़वा ले। या फिर कोई भी वेल है, कोई भी टैंक है, कोई भी एक्सकावेटेड जगह है जो कि खतरा बन सकती है किसको, पब्लिक को, जनता जनार्दन को, तो उसकी फेंसिंग या तो आप खुद करवा लीजिए या फिर हम करवा देंगे। तो उसको ये चीजें बतानी तो पड़ेगी, ठीक है। अगर सरकार करवाएगी तो भाई कॉस्ट ज्यादा ले लेगी, रकम ले लेगी उससे, तो वह तो खुद करवा ले, तो भाई हम करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस व्यक्ति को भाई बताई भी जाएंगी। तो क्या कंडीशनल ऑर्डर हम ये कह सकते हैं, जो सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 में जो एक मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर मेड करेंगे, तो क्या वो कंडीशनल ऑर्डर उस व्यक्ति को बिना कोई नोटिस दिए हुए मेड कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, तभी तो एविडेंस ले रहे थे, ठीक है। तो अब कंडीशनल ऑर्डर मेड कर दिया, उसके बाद ही उसको कॉपी भेजी जाएगी। अगर वो कुछ कहना चाहता है तो उसके बाद ही कोर्ट में आएगा। अब कहना क्या है, अब तो सीधा एक्शन होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 153 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो अब आज की तहत इसी के तहत हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। अब कल वाले लेक्चर में हम सेक्शन 154 से आगे वाले प्रावधान करेंगे अपने BNSS के, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में मैंने आपको कौन कौन से सेक्शंस पढ़ाए? मैंने आज आपको पढ़ाया सेक्शन 148, 149, 150, 151, 152 और 153। तो आज की क्लास में मैंने आपको 6 प्रावधान पढ़ाए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के तहत हमारी वीडियो आज की खत्म होती है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।